हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज से हमने स्टार्ट किया है आपके एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, इनको हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। और यहां पर आपकी पूरी एनसीईआरटी और अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं उनका मैटर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि आपका जो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है किसका, पात्रता परीक्षा का, ठीक है। या फिर आप जो है आपकी एनसीईआरटी तो आप कवर कर ही रहे हैं, तो 9th 10th 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें जितने भी आप मतलब सब्जेक्ट वाइज अलग कर सकते हैं कि ये केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, ये फिजिक्स के हैं, ये बायोलॉजी के हैं, ठीक है। तो जितने आपकी एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के टॉपिक दिए गए हैं सारे के सारे आपको कवर करने हैं। तो आपने देखा होगा आपका जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसमें जो आपका सबसे फर्स्ट केमिस्ट्री का टॉपिक दिया गया है वो दिया है आपका पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ से ही आपके केमिस्ट्री को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि पदार्थ होता क्या है। इसके बाद सारी चीज़ें हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपने जो पात्रता परीक्षा में आपको क्लासें दी थी वो देखी होंगी, तो उससे कहीं अधिक डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अंत तक ज़रूर बने रहिए सेशन में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक फैक्ट आपका क्लियर होगा। और आप लाइक शेयर तभी करें जब आपको चीज़ें समझ आएँ, ठीक है, अन्यथा बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले आपका जो एनसीईआरटी है आपका क्लास 9th का, उसका अध्याय 1 आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, हमारे आसपास की पदार्थ, ठीक है। आपका अध्याय 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब ये आपके एनसीईआरटी का मतलब क्लास 9th का फर्स्ट अध्याय है, ठीक है। तो इसमें हमें पदार्थ की अवस्थाएं और गुण पढ़ने होते हैं कि आखिर ये पदार्थ होता क्या है, ठीक है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हैं, रासायनिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं। हर बार यहाँ से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पदार्थ से ही संबंधित अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे आपके जो है पदार्थ के गुण पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो अणु परमाणु हैं उनकी संरचना यहाँ पर हमें पढ़नी होती है। तो पिछली बार हमने परमाणु की संरचना आपको नहीं बता पाए थे क्योंकि टाइम बहुत ही कम था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है। और आप यदि चाहें तो बिल्कुल A to Z अभी से भी यदि तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मतलब केमिस्ट्री की ये क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री का परिचय भी होना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जो केमिस्ट्री शब्द है ये कहाँ से आया है, किस भाषा के शब्द, कभी कभी फैक्ट के रूप में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आपका आज का सेशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना तो है पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, लेकिन जब हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक भी जानना ज़रूरी होता है, ताकि हम आगे आने वाली चीज़ों को उससे जोड़ सकें और समझ सकें। तो देखिए यहाँ आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको समझते हुए चीज़ों को कवर करना है। और यदि आपके पास कोई बुक वगैरह है या आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको भी आप सामने रख सकते हैं, क्योंकि जो नई चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है जो हो सकता है आपके नोट्स में नहीं है या बुक्स में नहीं है, तो उनको आप हाईलाइट ज़रूर करते चलें, इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो पदार्थ है या पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं या गुण हैं, इसका अध्ययन हम कहाँ कर रहे हैं, रसायन विज्ञान में। तो ये रसायन विज्ञान है क्या, केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री को जानने से पहले हमें साइंस जानना होगा, क्योंकि साइंस के अंतर्गत ही तो आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे जो विज्ञान है उसी के अंतर्गत हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, उसी में केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसी में हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा विज्ञान देखते हैं ये क्या होता है, साइंस। तो जो साइंस शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, ये भी याद रखिए। कभी कभी मतलब 10% क्वेश्चन आप देखेंगे आपके एग्जाम में, 10% क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आते हैं जिनका हमें डायरेक्ट आंसर यदि पता है तो सही करते हैं, वरना गलत हो जाते हैं। तो ये जो फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, उनका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंस है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो सिंटिया से। और इसका अर्थ होता क्या है, तो इसका अर्थ होता है ज्ञान, जिसे नॉलेज कहेंगे या जानना, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है कि जो साइंस है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, और कौन सा शब्द है, सिंटिया। अब इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, कभी कभी फंसाने के लिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना।
अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जैसे आपने बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में दिया है सबसे पहला सजीव जगत। क्या दिया है? सजीव जगत। तो हमने आपको जब बायोलॉजी स्टार्ट की थी वहाँ पर आपको बताया था कि सजीवों का अध्ययन कहाँ किया जाता है और निर्जीवों में दो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। निर्जीव का अध्ययन कहाँ पर करते हैं? तो जितने भी सजीव हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए या प्राणी जगत हो गया, आपका जंतु जगत हो गया, इसका अध्ययन तो हम बायोलॉजी में करेंगे, मतलब बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन करेंगे। लेकिन जो निर्जीव होते हैं, निर्जीवों का अध्ययन हम दो प्रकार से करेंगे। कैसे? एक तो केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में कैसे करेंगे कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से बनी है, निर्जीव चीज़। मान के चलिए हमने कह दिया यूरिया, ठीक है, तो यूरिया क्या है, निर्जीव है, और ये बना कैसे है, तो इसको देखेंगे, ठीक है। मतलब किन किन रसायनों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, तो ये निर्जीव हो गया। और अध्ययन कहाँ कर रहे हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब फिजिक्स में अध्ययन क्या करते हैं कि इस पर कौन सा रूल, कौन सा नियम लग रहा है, ठीक है। तो निर्जीव का अध्ययन हम केमिस्ट्री फिजिक्स में करते हैं और सजीव का अध्ययन हम हमारे बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि विज्ञान है क्या। विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? तो एक तो है आपका प्राकृतिक विज्ञान और एक है भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को कहेंगे नेचुरल साइंस और भौतिक विज्ञान को कहेंगे फिजिकल साइंस, ठीक। तो एक हो गया आपका नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। आपको बता दें, आप यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस देखते होंगे, डेमो क्लास के नाम से चलती हैं, एक दो लेक्चर आते हैं और बाकी आपको कोर्स बेचने में लगे हुए हैं लोग। तो आपको बता दें, यदि आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो पूरी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासें आपको मिलने वाली हैं। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो क्लासों को खरीद सकें, कोर्स खरीद सकें, तो उनकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा मैटर आपको हम देंगे, बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसी दूसरे का यहाँ पर भला करें, ठीक है। अपना तो भला होगा ही, साथ अन्य बच्चों को भी जोड़ें ताकि वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे विज्ञान की दो शाखाएं हैं, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अब जो प्राकृतिक, यहाँ आपको पूरा इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप बाद में यदि जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कोई मतलब आपसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ ले कि जो केमिस्ट्री है ये कहाँ से आया है, ठीक है, कैसे इसका विकास हुआ है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए, ठीक। इसीलिए आपको सारी चीज़ें बता रहा है। विज्ञान से स्टार्ट किया है कि विज्ञान जो होता है, विज्ञान क्या है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है, फिर इसकी दो शाखाएं कौन कौन सी हैं। अब जो प्राकृतिक विज्ञान है, जो नेचुरल साइंस है, इसके दो भाग होंगे। कौन कौन से? तो एक तो आपका वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहेंगे और एक जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान जो कि आपके बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ। फिर जो भौतिक विज्ञान है इसकी भी दो शाखाएं हैं, एक तो भौतिकी जिसे फिजिक्स कहेंगे और एक रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहेंगे। तो रसायन विज्ञान का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है विज्ञान की? भौतिक विज्ञान या जो भौतिकीय विज्ञान है इसके अंतर्गत करेंगे, ठीक है। और प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत तो याद रखिए कि दो दो इनके भाग होते हैं। प्राकृतिक का भाग होता है वनस्पति और जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान के दो भाग हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। अब आप आएंगे केमिस्ट्री पर, इतना आपने समझ लिया, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा हम रसायन विज्ञान का इतिहास, हर एक चीज़, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का भी अपना इतिहास रहा है, उसी प्रकार से कोई जीव जंतु है उसका भी अपना इतिहास रहा, कैसे कैसे उनका विकास होता गया। और आज वर्तमान में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो उनकी कार्य प्रणाली आप देख रहे हैं, वो आज के समय में इतनी विकसित हो गई है, तो पहले उसका कुछ ना कुछ इतिहास तो ज़रूर रहा होगा। उसी तरह से आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ अपना इतिहास रहा, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि रसायन विज्ञान आ गया और चीज़ें आपको यहाँ प्रकट कर दी गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ रसायन विज्ञान का इतिहास। जो रसायन विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा। अब आपको ये नहीं बताएंगे कि किस विज्ञान की शाखा है, ठीक है, बता चुके भौतिकीय विज्ञान की शाखा है रसायन विज्ञान। तो डायरेक्ट कह देते हैं यहाँ पर कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों का, पदार्थ के संगठन का, पदार्थ की संरचना और उनमें होने वाले जो परिवर्तन हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे आपकी जीव विज्ञान में समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों
पौधों का अध्ययन करेंगे, उसी तरीके से आपके रसायन विज्ञान में पदार्थ से संबंधित जितने भी उनके चाहे गुण हो, संगठन हो या संरचना हो, इन सब और उनमें जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, आपके रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के अंतर्गत। अब देखिए जो केमिस्ट्री शब्द है, रसायन विज्ञान का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो ये फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो रसायन विज्ञान है इसका सर्वप्रथम जो विकास है वो मिस्र देश में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मिस्र देश में। और जो प्राचीन मिस्र है, अरब, चीन एवं भारतवासियों को रसायन विज्ञान का उत्कृष्ट ज्ञान था। मतलब प्राचीन मिस्रवासी जो थे, अरबवासी, चीन और भारतवासियों को रसायन विज्ञान का पहले से ज्ञान था। ठीक है। अब देखिए मिस्रवासी जो थे इन्होंने रंग का निर्माण, धातुओं का निष्कर्षण, औषधियाँ बनाने तथा वस्तुओं को सड़ने से बचाने के लिए हजारों वर्ष पूर्व ही प्रगति कर ली थी। मतलब जब केमिस्ट्री आया उसके 1000 वर्ष पूर्व ही जो मिस्रवासी थे उन्होंने इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि कैसे जो वस्तुएं हैं उनको लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे रंग का निर्माण होता है, आदि चीज़ें। ठीक है। इन कामों को मिस्र में जो है केमिया कहा जाता था। केमिया क्या? कीमिया कहीं कहीं मिलता है या केमिया भी इसको कहते हैं। तो ये जो काम है जो मिस्रवासियों ने इनकी 1000 वर्ष पूर्व प्रगति कर ली थी इन चीज़ों के बारे में, उन्हें वहाँ क्या कहा गया था? केमिया। ठीक। अब देखिए रसायन विज्ञान जैसे अंग्रेजी में क्या है? केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द किससे हुई? कीमिया से हुई है और इसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? तो याद रखेंगे केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वो मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है। जिस तरह से साइंस की उत्पत्ति सिंटिया से हुई है, उसी तरह से रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया से हुई, CHEMEA। और इसका अर्थ क्या है? काला रंग। अब जो मिस्र के लोग हैं वो काली मिट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहा जाता था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो केमी टेकिंग कहा जाता था। ठीक। अब लेवासिए रसायन विज्ञान के जनक कहलाते। तो आपको हर एक जितनी भी विज्ञान की शाखाएं हैं उनके जनक तो आपको याद ही रखना है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो जो रसायन विज्ञान है उसके जनक लेवासिए को कहा जाए। जैसे कह देते जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है। उसी जैसे वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस होते हैं, उसी तरीके से रसायन विज्ञान के जनक कौन है? आपके लेवासिए को माना जाता है। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका रसायन विज्ञान और थोड़ा सा विज्ञान के बारे में परिचय कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, फिर जो रसायन विज्ञान है वो क्या है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है पदार्थ। और आप क्लास 9th की यदि आपके पास NCERT है तो उसको अपने सामने खोल करके ज़रूर रखना, क्योंकि उसमें और डीप में चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम देखेंगे कि पदार्थ है क्या। तो जो पदार्थ है सबसे पहले हमें समझना है द्रव्य। अभी आप आगे जा कर के पढ़ेंगे कि जो पदार्थ होता है वह स्थान घेरता है, उसका अपना क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ये सारी चीज़ें आगे पढ़ने को मिलेंगी। और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा पूछते हैं कि बताइए जो पदार्थ है इसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछ लेगा कि बताइए इनमें से पदार्थ के बारे में या पदार्थ के संबंध में कौन सा एक सही कथन है या फिर गलत कथन है। तो ये आपको थ्योरी भी पढ़नी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ सकता है। ठीक। तो देखिए जो द्रव्य है वह सामग्री होती है जो स्थान ग्रहण करे। मतलब द्रव्य का मतलब एक आप कोई वस्तु अपने माइंड में लेकर के चलिए। जैसे आपसे कह दिया आप अपने माइंड में रखना जैसे कागज़। ठीक है। कागज़ कह दें या लकड़ी कह दें, कुछ भी कह दें, मिट्टी कह दिया। ठीक है। क्या कह दिया आपसे? मिट्टी। अब देखिए द्रव्य वह सामग्री है जो स्थान ग्रहण करे। मतलब जो मिट्टी है तो वो कुछ ना कुछ स्थान में है। ठीक है। मतलब इसने स्थान ग्रहण किया। जो दबाव डाल सके, ये दबाव भी डाल रही है पृथ्वी पर। ठीक है। अवरोध उत्पन्न कर सके। अवरोध का मतलब इसके इर्द गिर्द जो पदार्थ हैं उनमें कुछ ना कुछ ये अवरोध करेगी, मतलब अपनी स्थान बनाएगी। ठीक है। फिर इसमें जड़ता का गुण हो, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके। मतलब इसकी जो अवस्था है, मान के चलिए ये अभी ठोस रूप में है। ठीक है। और इसमें यदि हम थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो इसे हम मतलब जैसे पानी में घोल दिया तो द्रव अवस्था में मतलब अवस्था परिवर्तित की जा सकती है इसकी। किसके द्वारा? ऊर्जा के माध्यम से, जिसे विभाजित किया जा सके। जैसे ये एक टुकड़ा है मिट्टी का तो इसको हम तोड़ भी तो सकते हैं, 2 टुकड़े हो जाएंगे, जिसका अस्तित्व हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष, जिसे हम देख पा रहे हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष इसका हम अनुभव कर पा रहे हैं। और
अप्रत्यक्ष रूप से भी अनुभव कर सकें, ऐसा नहीं है कि केवल प्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ द्रव्य आप समझे कि क्या होता है द्रव्य, वह सामग्री जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके, अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो, अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, जिसे विभाजित किया जा सके, जिसका अस्तित्व हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से अनुभव कर सकें। ठीक है, वो होता है द्रव्य। अब देखिए जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो क्या है। तो द्रव्य आप समझ चुके हैं, द्रव्य के विभिन्न प्रकार को ही पदार्थ कहेंगे। अब द्रव्य के विभिन्न प्रकार, जैसे हमने कह दिया कागज, ये भी एक द्रव्य है, कागज भी स्थान घेरेगा, इसका भी कुछ अपना मतलब जो है इसमें जड़ता का गुण होगा, अवरोध भी उत्पन्न करेगा। तो जितने भी द्रव्य हैं वो सब क्या हैं, पदार्थ हैं। तो क्या है, द्रव्य के जो विभिन्न प्रकार, मतलब हम इसको प्रकार दे सकते हैं, जैसे लकड़ी कह दिया, मिट्टी कह दिया, कागज कह दिया, दूध कह दिया, वायु कह दिया। जैसे वायु है, तो वायु को हम प्रत्यक्ष देख तो नहीं पा रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष अनुभव तो कर पाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, आपका पदार्थ हो गया। ठीक है, कोई गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गया, ये भी, इसे हम सूंघ तो पाते हैं, ठीक है, महसूस तो कर पाते हैं, भले ही नहीं देख पा रहे, तो अप्रत्यक्ष। तो जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं आपके पदार्थ में। तो द्रव्य के विभिन्न प्रकार को क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का क्या होता है, द्रव्य होता है, जो निश्चित गुण और संगठन वाला होता है। जैसे कह दिया कागज, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, मोम, जल, दूध, वायु, संगमरमर, चूना इत्यादि, ये सब क्या है, पदार्थ हैं। अब देखिए दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, आकर्षण का गुण रखते हैं, जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता है, वो सब पदार्थ कहलाते हैं। तो अब आपको इतना रटना ही नहीं है, बस इतना ही तो समझना है कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसमें क्या हो, जिसमें एक निश्चित गुण और संगठन हो, जिसका अस्तित्व हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर पाएँ, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, जिसमें हम ऊर्जा के माध्यम से उसकी अवस्था में परिवर्तन ला सकें। ये सब के सब क्या होते हैं, आपके पदार्थ। तो जो द्रव्य के विभिन्न प्रकार हैं वही तो क्या है, पदार्थ हैं। अब देखिए पदार्थ तो आप समझ गए। अब देखिए वस्तु क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। जैसे हमने कह दिया पुस्तक, तो वैसे तो ये क्या है, पुस्तक एक पदार्थ है। ठीक है, क्यों है पदार्थ, क्योंकि ये स्थान भी घेर रही है, इसमें हम परिवर्तन, इसमें जड़ता का गुण भी है, तो ये क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, एक पदार्थ है। अब पदार्थ, इसमें निश्चित अनुपात, मतलब इसके जो पृष्ठ बने हुए हैं पुस्तक के, उसमें मतलब एक कह दें या अनेक पदार्थ, इससे मिश्रण से बनने वाली एक विशेष गुण दर्शा रही है कि ये पुस्तक है। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, आपकी वस्तु कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, चाकू, गिलास, कमीज, वायुयान, नाव, पेंसिल आदि। अब संसार की सभी वस्तुएं द्रव्यों अर्थात पदार्थों से ही बनी होती हैं। तो ये भी याद रखना है कि संसार में जितनी भी आप वस्तुएं आपके इर्द गिर्द देख पा रहे हैं, वो सब की सब किससे बनी हैं, तो द्रव्यों या पदार्थों से बनी हुई हैं। और द्रव्य के विभिन्न प्रकार क्या कहलाते हैं, आपके पदार्थ। और पदार्थ क्या होते हैं, जो एक क्या द्रव्यमान, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जो आकार घेरते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं, जड़ता का गुण होता, अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, आपके पदार्थ की आपको ये विशेषताएं याद रख लेनी है। ठीक है, अब देखिए पदार्थ के जो अवयवी तत्व हैं, मतलब जिनसे पदार्थों का निर्माण हुआ है, वो अणु और परमाणु होते हैं। तो ये हम इसके बाद जो लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें देखेंगे कि परमाणु, जो डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया, वो किस प्रकार, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तो याद रखना है कि पदार्थ के जो अवयवी तत्व, जैसे हमारे जो अवयवी तत्व हैं, जो मनुष्य का पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें ग्रहण करता है मनुष्य और जीवित है आज। ठीक है, उसी तरीके से जो पदार्थ है उसके अवयवी तत्व हैं, तत्व अणु और परमाणु हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के महान ऋषि कणाद हुए, इनके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं। किसके अनुसार, ऋषि कणाद के अनुसार, और इसी को इन्होंने परमाणु कहा है। अब सबसे पहले यहाँ हमें देखना है पदार्थों का वर्गीकरण। क्या देखना है आपको, पदार्थों का वर्गीकरण। तो कुछ विद्वान आए जिन्होंने पदार्थों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया है, एक तो भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर तो कोई झंझट ही नहीं है, बस आपको याद रखना है कि भौतिक आधार पर जो पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद जो रासायनिक आधार पर पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुद्ध पदार्थ होंगे और एक होंगे अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध में आपका मिश्रण आ जाता है, ये मुख्य रूप से आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब जो शुद्ध पदार्थ हैं इसको पुनः से 2 भागों में बांट देते हैं, मतलब एक तो तत्व और एक यौगिक।
फिर जो तत्व होते हैं इसमें आपके धातु, अधातु, अपधातु कह दें, या धात्विक या अधात्विक तत्व आ जाएंगे, जिसमें आपको पूरी आवर्त सारणी पढ़नी है। फिर यौगिक में आपके कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक आ जाएंगे। फिर जो मिश्रण है, अशुद्ध जो पदार्थ है, उसमें समांग और विषमांग मिश्रण आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा वर्गीकरण पर ध्यान देंगे। ये आपको याद ही रखना है कि पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार पर ठोस, द्रव और गैस, रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में आपके तत्व और यौगिक आ गए, अशुद्ध पदार्थ में समांग और विषमांग मिश्रण आ गया। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। अब आती हैं आपकी पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैस। ठीक है, क्या आती हैं? ठोस, द्रव एवं गैस। तो इसको हम कल के सेशन में करेंगे। आज इतना ही। और यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और आप क्लास कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और आज के सेशन में यदि आपका कोई डाउट बन रहा है तो उसको भी ज़रूर बताइए। ठीक है, और आपकी जो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी उसको भी हम क्लासेस कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे। तो वहाँ पर आपके मानव शरीर के तंत्र हम आपको करवा रहे थे, तो आपका पाचन तंत्र का बहुत सारा पोर्शन वहाँ कवर हो चुका था। थोड़ा सा ही मैटर बचा हुआ है, तो वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं। 50+ क्लासेस आपकी बायोलॉजी की हो गई हैं मेंस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना कि इतनी कम पोस्टें हैं, क्योंकि आपके पास एक और मौका है सुपरवाइज़र का। क्योंकि सुपरवाइज़र में आपकी साइंस अच्छी खासी पूछी जाती है, तो आपको साइंस पर अपनी पकड़ बनानी है। ठीक है, और अधिक से अधिक समय आपकी तैयारी के लिए आपको देना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।